हेलो। क्या हाल चाल है बाबू? ठीक है। करण शर्मा सर, नास्तिक और आस्तिक में जनगणना होता है? क्वेश्चन देख लिए हम आपका। चलिए, दो चार गो क्वेश्चन है ये सबका। एग्जाम से रिलेटेड ना है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आगे पढ़ाएंगे। नास्तिक और आस्तिक में जनगणना होता है? इसका उत्तर है नहीं। नास्तिक आस्तिक समझते हैं? जो ईश्वर में मानता है आस्तिक, जो नहीं मानता है नास्तिक। लेकिन हाँ, 2011 में जो जनगणना हुआ है उसमें 2011 में जो जनगणना हुआ है उस जनगणना के दौरान लोगों से धर्म भी पूछा गया था। और धर्म आधारित जनगणना रिपोर्ट 2015 में प्रकाशित हुआ। उसमें लगभग बहुत कम लोग, सब अपना अपना धर्म बताया कि हम इस धर्म के, हम इस धर्म के हैं। लेकिन कुछ लोग जो है कहा कि हम कोनो धर्म मानबे नहीं करते। कुछ लोग कहा कि हम कोई धर्म नहीं मानते हैं। तो मतलब उसको भी आप आस्तिक की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन जनगणना नास्तिक और आस्तिक के आधार पर नहीं होता है। आप जो पूछे हैं जनगणना नास्तिक और आस्तिक के आधार पर होता है या नहीं होता है, तो इसका उत्तर है नहीं होता है। नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन था, सर अब हिस्ट्री नहीं होगा? हाँ गुरुजी होगा। अब बिट्टू सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो इसी वजह से क्या वो सब्जेक्ट पढ़िएगा। अब सोच रहे हैं कि पॉलिटी खत्म कर दे उसके बाद हिस्ट्री शुरू करें। ठीक है, पॉलिटी खत्म कर दे उसके बाद हिस्ट्री शुरू करे, ये सोच रहे हैं, इसी वजह से हिस्ट्री रोक दिए हैं। ठीक है। और इसके बाद ऑनलाइन में और भी कोई क्वेश्चन था? नहीं था और हमको लगता है। चलिए आइए अब पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना? रिवीजन और करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। पूछे क्वेश्चन। अरे कहाँ गया जी? अरे यार कुछ पिलाओ नहीं, चाय पिलाओ। सुनिए, चाय उसको बोल दीजिए लेमन टी बना के लाएगा। ठीक है, चाय बोलो दूध वाला चाय बना के लाएगा। लेमन टी, लेमन टी। सुनिए, जवाब देने के लिए तैयार हैं जी आप लोग? आए, के सब जवाब देगी? हाथ खड़ा करो। लड़की लोग हाथ खड़ा कीजिए, तो कौन कौन लोग जवाब देगी? दीदी जी लोग, बस इतना ही? जबरदस्ती पीछे में हाथ खड़ा करवा रही है। सुनिए, पूछे, लड़का में हाथ खड़ा कीजिए तो। झूठों से, झूठों सब हाथ खड़ा कर दिया। ठीक है, आओ तो रेड शर्ट आओ। और इधर रेड शर्ट आओ। आओ पूछते हैं, दो चार पांच गो क्वेश्चन पूछते हैं फिर पढ़ाएंगे। हल्ला मत कीजिए, इसमें हल्ला करने वाली क्या बात है? बताइएगा बाबू। भाग 4 के बाहर राज्य के नीति निर्देशक तत्व है।
भाग 4 के बाहर कौन कौन अनुच्छेद में राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? भाग 16-17 में, हाँ ठीक है। अनुच्छेद 335, एगो 350 का को और एगो 351। ठीक है, ठीक। नहीं जवाब नहीं दिया, हम मदद किए महाराज। पूरा जवाब कहाँ दिया, हम मदद किए, पूछ ना लीजिए उससे। और सिर्फ भाग बोला 16-17, अनुच्छेद तो हम ही को बोलना पड़ा है। अब वो लड़की से पूछेंगे, लड़की में कौन जवाब, देखते हैं कौन जीतता है, लड़का या लड़की। कौन जवाब देना चाहती है बताइए। आए, पीछे वाली लड़की से पूछे। नहीं इधर कौन जवाब देना चाहती है? बताइए। 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 गो नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया था, कौन कौन? हाँ, वाह, बैठ जाइए, सही जवाब दे दी। तो लोग हार गया यार। एगो लड़का से पूछो जवाब नहीं दे, एगो लड़की से पूछे ही जवाब दे दे, तो लोग हार न गया। सिर्फ संख्या तुम लोगों का ज्यादा, पढ़ता उड़ता न, मारेंगे, बहुत मार मारेंगे। आइए, कार्यपालिका पढ़ना न प्रारंभ किए थे बाबू, और कार्यपालिका में राष्ट्रपति न पढ़ना प्रारंभ किए, और राष्ट्रपति से संबंधित कुछ जानकारी हम आपको बता दिए थे, नहीं बता दिए थे? अब आइए, जहां तक हम लोग पढ़े हैं राष्ट्रपति में, वहां से आगे बढ़ते हैं। लड़का लोग हार जाता है। लड़का लोग को मोबाइल चलाने से फुर्सते नहीं, क्यों पढ़ेगा। सुनिए बाबू, आइए, देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 से 62, अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, ये सब अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित हैं। और सिर्फ राष्ट्रपति से इतना ही अनुच्छेद संबंधित नहीं है, और भी कई सारे अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति से संबंधित है, और भी कई सारे अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति से संबंधित है। वो कौन है? तो वो है बाबू आपको अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 108, इसके बाद अनुच्छेद 111, 111, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143, और भी बहुत सारे अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति से संबंधित है। लेकिन मुख्य तौर पर ये तमाम अनुच्छेद है जो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति से संबंधित है। लेकिन अभी एट फर्स्ट जो हम लोग चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 52 से 62 की चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 52 से 62 की चर्चा करेंगे। और 52 से 62 की चर्चा कर लेते हैं, फिर जब आप राष्ट्रपति के कार्य अधिकार शक्ति को देखेंगे, तो राष्ट्रपति के कार्य अधिकार शक्ति को जब आप देखेंगे, तब 72, 85, 87, 108, 111, 123, 143 की चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए बाबू, एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 52।
सुनिए, ए हीरालाल सब सुनिए, समझिए। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 क्या कहता है जानते हैं? अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एगो राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी इसका मतलब यह है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, इसकी घोषणा 52 करता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 करता है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है। हां, राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है। और जो राष्ट्रपति होते हैं बाबू, जो राष्ट्रपति होते हैं बाबू, राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति ठीक है राष्ट्रपति, लेकिन संविधान तो राष्ट्रपति को बहुत अधिकार दिया है। संविधान को पढ़िएगा तो लगेगा कि राष्ट्रपति ये सब कुछ है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं बाबू। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, प्रतीकात्मक प्रमुख है, प्रतीकात्मक प्रमुख है। और भारत में राष्ट्रपति की स्थिति रबर स्टाम्प की तरह है, बस मार दीजिए मुहर, काम खत्म, उतना ही है। लेकिन फिर भी संवैधानिक पद है, पढ़ना तो है। संवैधानिक पद है इसलिए नहीं पढ़ना है, एग्जाम में प्रश्न आते हैं इससे, इसलिए पढ़ना है, समझे। जिस प्रकार अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 53 है, अनुच्छेद 53 यह कहता है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित है। यानी अगर किताबी तौर पर इस बात को हम कहें तो अनुच्छेद 53 यह कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 यह कहता है, किताबी तौर पर अगर हम देखें तो किताबी तौर पर जो है अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यानी संघ यानी केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की काम करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और केंद्र सरकार की काम करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यही रीजन है, यही कारण है कि संघ सरकार के काम यानी केंद्र सरकार के काम राष्ट्रपति के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर हुए माने जाते हैं। केंद्र सरकार के काम राष्ट्रपति के नाम पर हुए माने जाते हैं, या केंद्र सरकार के काम राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। और केंद्र सरकार के काम राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। तो अब मेरे नाम से काम हो रहा है, तो हम काम करेंगे कि नहीं करेंगे? एकदम करेंगे। तो राष्ट्रपति के नाम से जब काम होता है तो राष्ट्रपति कुछ काम स्वयं करते हैं और कुछ काम अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाते हैं। राष्ट्रपति जो है कुछ काम स्वयं करते हैं और कुछ काम अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाते हैं।
अनुच्छेद 53 का क्लाउज 1, अनुच्छेद 53 के क्लाउज 1 को जब आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 53 का क्लाउज 1 यही कहता है, राष्ट्रपति अपना काम स्वयं भी कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी करवा सकते हैं, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी करवा सकते हैं। बीपीएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 60 से 62वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा था, राष्ट्रपति अपना काम करते हैं, ऑप्शन ए स्वयं, ऑप्शन बी अपने अधीनस्थ अधिकारियों से, ऑप्शन सी स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होता ऑप्शन सी, स्वयं, यानी अपना काम स्वयं भी करता है या उसके अधीन जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उसके माध्यम से भी करवाते हैं। यह बात अनुच्छेद 53 के क्लाउज 1 में है। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 53 के बाद अगला अनुच्छेद है बाबू आपको अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 54 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 54 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 हमें इस बात की जानकारी देता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है और कौन भाग नहीं लेता है। देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है राष्ट्रपति का, लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है या राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें आम जनता भाग नहीं लेता है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में आम जनता भाग नहीं लेता है, सवाल उठता है भाग कौन लेता है? तो वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेता है उसी के बारे में जानकारी तो अनुच्छेद 54 हमको देता है, अनुच्छेद 54 हमको देता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो सदस्यों का समूह भाग लेता है उसे निर्वाचक मंडल कहा जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सदस्यों का समूह जो भाग लेता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सदस्यों का समूह जो भाग लेता है उसे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहा जाता है। अंग्रेजी में इलेक्टोरल कॉलेज, अंग्रेजी में इलेक्टोरल कॉलेज। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सदस्यों का जो समूह भाग लेता है उसको निर्वाचक मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल को अंग्रेजी में इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। अनुच्छेद 54 हमें निर्वाचक मंडल को लेकर जानकारी देता है। अब सवाल उठता है निर्वाचक मंडल में कौन है, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, आपको अनुच्छेद 54 हमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को लेकर जानकारी देता है। निर्वाचक मंडल सदस्यों के उस समूह को कहा जाता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। सदस्यों के उस समूह को कहा जाता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। अब कौन भाग लेता है? तो पहला पॉइंट, संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य क्या सब मिलाता है, बड़ी करवा कर दो। मैंने उतना भी करवाना। सुनिए, देखिए बाबू, राष्ट्रपति के निर्वाचन हम क्या बता रहे हैं पता है? एकदम अगर सरल भाषा में कहे तो हम ये बात बता रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, ये बात हम आपको बता रहे हैं। तो एक तो पहली बात हम आपको स्पष्ट कर दे कि राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेता है। पहली बात हम आपको स्पष्ट कर दे कि राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेता है। अब सवाल उठता है कौन भाग लेता है? तो पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन का मतलब क्या है? संसद के दोनों सदन का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा राज्यसभा के जो चुने गए सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य मतलब चुने गए सदस्य। लोकसभा में जो चुने गए सदस्य होते हैं, राज्यसभा में जो चुने गए सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के चुने गए सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन ध्यान दे, लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों भाग नहीं लेते हैं? इसका उत्तर यह है कि उसको मनोनीत राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, ये तो स्पष्ट है कि उसी को मतदान करेगा। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर यह व्यवस्था है गुप्त मतदान होगा, मतलब पता नहीं चलना चाहिए कौन किसको मत दिया है नहीं दिया है। तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि लोकसभा में और राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने का काम राष्ट्रपति ही करते हैं, इसी वजह से वो भाग नहीं लेते हैं। दूसरी बात, अब दूसरा कौन भाग लेता है? सॉरी सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य यानी 28 राज्य, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र इत्यादि सभी राज्य, सब राज्य में देखिए, अगर राज्य है, जानते हैं बाबू, राज्य होने के लिए वहां विधानसभा होना जरूरी है। अगर विधानसभा है तो राज्य है, अगर विधानसभा नहीं है तो राज्य नहीं है। तो राज्य है तो विधानसभा होगा। 28 राज्य है, 28 राज्य में विधानसभा है। 28 राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, राज्यों के विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अब क्यों नहीं भाग लेता है? विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति के एजेंट के तौर पर राज्यपाल काम करते हैं।
अप्रत्यक्ष तौर पर अगर देखिएगा तो उसका कनेक्शन राष्ट्रपति से है। इसी वजह से विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तीसरी बात, अगर देखा जाए भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, उस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो 28 राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेवे करते हैं। उसके अलावे तीसरा, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। बस इतने ही लोग भाग लेते हैं, इसके अलावा कोई भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में यानी राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सभी राज्य यानी 28 राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सिर्फ इतने लोग ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब बाबू आपको अगर देखा जाए तो ये सब लोग भाग लेते हैं। अब सवाल उठता है कौन भाग नहीं लेते हैं। तो पहला, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दूसरा, सभी राज्य के विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तीसरा, विधान परिषद के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। विधान परिषद के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। देखिए बाबू, जैसे केंद्रीय स्तर पर संसद का 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल का 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद की अगर हम बात करें तो विधान परिषद के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। विधान परिषद के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। क्यों पता है बाबू? इसका रीजन यह है कि भारत में 28 गो राज्य है। 28 गो राज्य में से मात्र 6 गो राज्य है जहां विधान परिषद है। 22 राज्य में विधान परिषद है ही नहीं। तो भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद है ही नहीं। इसी वजह से विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। भारत के मात्र 6 राज्य में विधान परिषद है। भारत के मात्र 6 राज्य में जो विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यही 6 राज्य में विधान परिषद है। यही 6 राज्य में विधान परिषद है। तो बिहार में विधान परिषद है। और जानते हैं बाबू, बिहार के वर्तमान में मुखिया यानी मुख्यमंत्री जो श्री नीतीश कुमार जी हैं, श्री नीतीश कुमार जी जो हैं विधान परिषद के ही सदस्य हैं।
वर्तमान में बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विधान परिषद के ही सदस्य हैं, विधान परिषद के ही सदस्य हैं। माननीय है महाराज जी, विधायक एमपी ये सब माननीय माना जाता है, माननीय, ठीक है, माननीय। हाँ, उसका प्रोटोकॉल होता है। अगर मान लिया जाए कि आपको फोन किया विधायक, प्रणाम सर बोलना पड़ेगा, जय हिंद बोलना पड़ेगा, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। एगो था ना वो कौन राजद का था, एगो कौन था, भाई वीरेंद्र। हाँ, किसको फोन किया था, पंचायत सचिव को ना। हाँ, भाई वीरेंद्र जो है पंचायत सचिव को फोन किया था, तो बोला था कि हम भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। बोलता उधर बोलिए, तो भाई वीरेंद्र बोलता बोलिए, तुम हमको नहीं पहचानता, हमको पूरा भारत जानता है, तुम हमको नहीं पहचानता है। बताइए। तो सुनिए बाबू, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विधान परिषद के सदस्य हैं, और नीतीश कुमार जी विधान परिषद के, बतिया लो दोनों, मारेंगे एक मुक्का मारेंगे, 3200 टूट के पेट में चल जाएगा। सुनिए, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विधान परिषद के सदस्य हैं, तो क्या वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले पाएंगे? इसका उत्तर है नहीं। क्या उत्तर है? नहीं। लिखिए, इतना समझे, लिखिए। लिखिएगा बाबू, लिखिए हीरो सब, लिखिए। आजकल में लगता है कोई पर्व है, हाट पे बहुत भीड़ रहता है। कब है जी? कब है? कल है, 26 को कल है। हाँ, हम लोग के तरफ हमको लगता है इसको चौड़चन कहा जाता है। वो मिट्टी के बर्तन में जो है दही जमाया जाता है ना जी। हाँ, शाम में, मतलब माँ जो है सहती है, माँ सहती है, और उसमें जो है चंद्रमा को देख करके संभवतः खाना खाया जाता है, चंद्रमा को देख करके। हाँ, कौन जी को? अब पता नहीं, हम लोग के तरफ जो होता है हम वो बता रहे हैं। आंगन में बैठ के खाया जाता है, सब एक साथ बैठ करके खाता है, पूरी उड़ी बनता है, पूरी सब्जी सब बनता है। हाँ, हाँ, फल उल भी रहता है, हमको लगता है मिठाई उठाई भी रहता है। हाँ, लिखिए अब। चौरचन में जा रहे हैं घर? नहीं चौरचन कब है? कल है? नहीं, हमारी माँ तो अभी यही है, ठीक है। हमारी माँ का ऑपरेशन हुआ है, हमको नहीं लगता है इस बार होगा। इधर 3-4 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। लिखिए तो बाबू, लिखिए। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बाबू। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बाबू। अनुच्छेद 53 कहता है कि अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। अर्थात अर्थात संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। राष्ट्रपति के नाम से होंगे। राष्ट्रपति के नाम से होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 53 का क्लाउज 1 अनुच्छेद 53 का क्लाउज 1 अनुच्छेद 53 का क्लाउज 1 कहता है कि राष्ट्रपति अपना काम स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाएंगे। कॉस्ट में लिख लीजिए बीपीएससी 60 से 62, यानी बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस टाइप का चीज इसलिए लिखाते हैं कि मतलब एक आपको याद रहे कि हाँ इस टाइप का पूछा जाता है, इसको याद रखना है। ठीक है, 60 से 62 बीपीएससी। ये जो अभी लाइन लिखाए हैं ना बाबू, ये 60 से 62 बीपीएससी का पीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लिखाने का उद्देश्य ये है कि आपको ये मालूम रहे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। आगे अनुच्छेद 54
अनुच्छेद 54 लिखिएगा। यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में जानकारी देता है। उसी में आगे लिखिएगा बाबू। सदस्यों का वैसा समूह जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, उसे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहा जाता है। फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा बाबू। नीचे से हेडिंग मारिएगा। और जानते हैं ये जो आगे लिखाने जा रहे हैं ना, इसके बारे में हम क्या लिखें, कौन एग्जाम में पूछा है। रेलवे ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये बात ना पूछा होगा जो आगे हम आपको लिखाने जा रहे हैं। मतलब आगे हम आपको ये बात लिखाने जा रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। ये बात कोई ऐसा परीक्षा ना होगा जो ना पूछा होगा, रेलवे ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक, समझ गए हैं। सब एग्जाम पूछा है, सब जो भी एग्जाम आपके मुंह में आ जाएगा, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, कोई भी एग्जाम का, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, जेपीएससी, आरएएस, बिहार एसएससी, कोई भी एग्जाम पलट करके देख लीजिए, हर एग्जाम में प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है बाबू, महत्वपूर्ण भी आगे भी पूछेगा। लिखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। हेडिंग मारिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। हेडिंग मारिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। 1 नंबर में संसद के दोनों सदन, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। 1 नंबर में लिखिएगा, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के
निर्वाचित सदस्य। अरे वो मच्छर मारने वाला संभव था, हाँ भाई, आया होगा, आता है कभी कभी। ये अभी बरसात का मौसम है, मच्छर अभी बहुत है। हाँ, मच्छर से बच के रहिए बाबू। ठीक है, अभी डेंगू, अभी ये डेंगू होता है। बच गई। अब ये डेंगू फेंगू होता है। ठीक है, बच के रहिए, डेंगू मलेरिया का समय अब ये है बाबू। मच्छर से बच के रहिए, अभी कुछ दिन मच्छरदानी जरूर लगाइए। ठीक है, नहीं तो पंखा चला के सोइए। लेकिन फिर भी जो है पंखा में तो मच्छर काटवे करता है, हाँ काटता है। हमको भी बहुत जगह काट ले, लाल कर देता है, काटता है तो नहीं जी, लाल हो जाता है वहां पे। ये देखिए हमको काटा है ना, लाल है। हाँ, लिखिए, लिखिए बाबू। एक नंबर में संसद के दोनों सदन, यानी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दो नंबर में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दो नंबर में दो नंबर में सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 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 तीन नंबर में दिल्ली। तीन नंबर में दिल्ली, क्या हुआ बाबू, जाना है तबियत खराब, ठीक। तीन नंबर में लिखिए बाबू, चले जाइएगा, चले जाइएगा, ठीक। तीन नंबर में लिखिए बाबू, दिल्ली कोमा, दिल्ली कोमा पुडुचेरी, दिल्ली कोमा पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब नीचे से लिखिएगा बाबू, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। अगला हेडिंग मारिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। डैश देकर। एक नंबर में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। दो नंबर में सभी राज्यों के विधानसभा के मनोनीत सदस्य। सभी राज्यों के विधानसभा के मनोनीत सदस्य। सभी राज्यों के विधानसभा के मनोनीत सदस्य।
सभी राज्यों के विधानसभा के मनोनीत सदस्य। 3 नंबर में विधान परिषद के निर्वाचित या मनोनीत विधान परिषद के निर्वाचित या मनोनीत कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अब नोट देकर एक पॉइंट बाबू लिखिएगा। अब नोट देकर बाबू एक पॉइंट लिखिएगा। अगर 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 किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है, अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। जैसे वर्तमान में नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। फुल स्टॉप। चलिए, यहां तक हम आपको समझा दिए थे, हम लिखा दिए। पहले यहां तक याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर अनुच्छेद 55 को भी हम लोग जानेंगे। ठीक है बाबू, आइए थोड़ा देखते हैं।
बताइए। आइए हीरो सब इधर आइए। कौन अनुच्छेद कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद, कौन अनुच्छेद कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा? यानी राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है न हो? बोलिए, है ना? अच्छा, एक बात बताइएगा बाबू, कौन अनुच्छेद कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53। कौन अनुच्छेद कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कहता है। अच्छा, राष्ट्रपति अपना काम सिर्फ स्वयं करता है, खुद भी करता है और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी करवाता है। यानी प्रश्न अगर यह रहे राष्ट्रपति काम करता है, क्या उत्तर दीजिए? स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। तो एक बार फिर से पूछ रहे हैं यही प्रश्न, राष्ट्रपति काम करते हैं स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। ठीक है बाबू। इसके बाद आगे बताइएगा आप हमको कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को लेकर जानकारी कौन अनुच्छेद देते? अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54। अरे यार, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल तो वही न होता है, सदस्यों का समूह जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, उसी को राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहते हैं। बोलिए, हाँ ना? अच्छा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? जो जो भाग लेता है उसमें पहला, संसद के दोनों सदनों के, दूसरा सभी राज्यों के विधानसभा के, तीसरा एक बार ई वाला पॉइंट, ई वाला चीज जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, ठीक है ना? तब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से एक बार याद कर लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है उसमें पहला संसद के दोनों सदनों के, दूसरा, तीसरा, चलिए आगे बताइएगा बाबू आप हमको, आगे बताइएगा बाबू आप हमको कि आपको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। एक बात बताइए, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? नहीं ना। सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं? नहीं ना। आगे बताइए, सभी राज्य के विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? विधान परिषद का कोई भी सदस्य भाग लेता है? नहीं ना। क्यों नहीं भाग लेता है? क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद है ही नहीं। अगर मान लिया जाए कोई राज्य है, वहां के मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य हैं, तो क्या वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे? नहीं ना भाग लेंगे। चलिए ठीक है बाबू, आगे हेडिंग मारिए अनुच्छेद 55। संदेश आया। हाँ, ये प्रोसेस है बाबू, आपको खोज करके फिर से कार्ड बना करके आपको मिलेगा। ये प्रोसेस है, कार्ड बनाने में खर्च होता है, इसमें आदमी लगता है, फिर आपको बैग उग मिलेगा। ठीक है, प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बाबू फुलफिल करना पड़ेगा। अगर गलती कीजिएगा तो दंड तो मिलेगा ना, नहीं तो फिर हो क्या जाएगा कि अनुशासनहीनता हो जाएगा। ये प्रोसेस है, ठीक है ना? ये करना होगा बाबू, ठीक है ना? निक्कू कुमारी का मैसेज था, ठीक है? जो निक्कू है, जो प्रोसेस ऑफिस में बताया है, उसको फुलफिल करना हो, नहीं तो फिर आप दोबारा कार्ड खो दीजिएगा, तिबारा कार्ड खो दीजिएगा। अब एक ही आदमी को 10 बार कार्ड बना करके दिया जाएगा तो फिर उसमें बहुत
इधर उधर भी होता है तो वो प्रोसेस है, ठीक है ना। और दंड मतलब जैसे देखिए हेलमेट, हेलमेट पहन के नहीं चलिएगा। हेलमेट दिया जाता है स्वयं की सुरक्षा के लिए, लेकिन लोग को लगता है हम तो पता नहीं कहा है। हेलमेट पहन के नहीं चलिएगा, एक्सीडेंट करिएगा, पुलिस देखेगा, फाइन करेगा। फाइन करेगा तब ना आपको थोड़ा दर्द होगा, दर्द होगा तब ना, तो आगे आप हेलमेट पहनिएगा, समझे। अब समझिए अनुच्छेद 55, सुनिए बाबू। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 हमें राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका, अनुच्छेद 55 हमें राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका को लेकर जानकारी देता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या है, यानी किस तरीका से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किस तरीका से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसको लेकर जानकारी हमें अनुच्छेद 55 देता है। और अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अब क्या है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, क्या है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन लिखिए उससे पहले अनुच्छेद 55 डैश देकर। यह अनुच्छेद हमें यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन अर्थात चुनाव में, चुनाव अर्थात चुनाव किस तरीका से होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन अर्थात चुनाव किस तरीका से होगा, किस तरीका से होगा की जानकारी देता है। फुल स्टॉप। यह अनुच्छेद कहता है कि, यह अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत होता है। अब जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको समझने में थोड़ा समय लगता है, 1 से 1.5 घंटा का समय लगता है। पूरे एक क्लास में इसको समझाया जाता है, इसी वजह से कल के क्लास में इसको समझाएंगे, अभी पॉसिबल ना है। अभी समझाएंगे तो मतलब ठीक नहीं होगा, कौवा नहान हो जाएगा। कौवा नहान समझते हैं, मतलब गए और आ गए, वॉशरूम में गए, बाथरूम में गए और आ गए, मतलब गए, झरना चला दिए, शरीर भींग गया, निकल गए। तो ये आप अपना